हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय वर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IAS 456 के कोडल प्रोविज़न की, जिसको हम क्लोज वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिससे कि आप इसका अच्छी तरह से अपने न्यूमेरिकल्स और फील्ड में यूज़ कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ IAS 456 के बारे में। IAS 456 का फर्स्ट एडिशन 1953 में आया था, जो सबसे पहले प्रिंट हुआ था। और जिस IAS 456 कोड की हम बात करने वाले हैं वो मेरा 4th रिवीजन है। ठीक है, इसके अंदर मेरे 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन में डिवाइड है मेरा IAS 456 2000। और इसका फर्स्ट सेक्शन है जिसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर एब्रिविएशंस है, नोटेशंस हैं और जो भी सिंबल्स मेरे कोड में यूज हुए हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मेरा सेकंड सेक्शन है मटेरियल्स, वर्कमैनशिप और इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का। तो ये देखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन की, जिसके अंदर मेरा पहला क्लोज है 5.1। ये बेसिकली मटेरियल से रिलेटेड है। मेरा पहला क्लोज है, इसके अंदर सीमेंट को डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अंदर सीमेंट को 10 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें से मेरी पहली 3 कैटेगरी हैं वो OPC सीमेंट है। ठीक है, इसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये हमें सबको पता है कि 33, 43, 53 क्या है, सीमेंट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ IAS कोड की। मेरा 33 ग्रेड के लिए कोड है IAS 269, 43 के लिए कोड है IAS 8112 और 53 के लिए कोड है IAS 12269। अब बात करता हूँ पोर्टलैंड की। ये पोर्टलैंड क्या है, मेरा एक UK में जगह है। ठीक है, जहाँ से सबसे पहले मैन्युफैक्चर हुई थी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड नाम की एक जगह है। ठीक है, उसी से इसका नाम क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की। ये RHC सीमेंट है। इसके लिए IAS कोड है मेरा 8041। ये मुझे याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो ये RHC सीमेंट है, इसकी 1 डे स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3 डेज OPC के बराबर। इसके बाद मैं बात करता हूँ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की। इसके अंदर क्या होता है, जो मेरी OPC है उसके अंदर मैं स्लैग को ऐड करता हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरी स्लैग की अमाउंट होती है वो 25 to 60% होती है, 65%। तो इस पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की प्रॉपर्टी मेरी 33 ग्रेड की OPC के बराबर होती है। ठीक है, ये मुझे याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की। ये मेरी F और G पार्ट के हैं, दोनों पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है। ठीक है, ये पोज़ोलाना की मैं एडमिक्सर में बात करूँगा कम्प्लीटली। इसके अंदर फ्लाई एश पेस्ट और कैल्साइन क्ले बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए मुझे IAS कोड याद रखना है। ये है 1489। पार्ट 1 है मेरा फ्लाई एश के लिए और पार्ट 2 है मेरा कैल्साइन क्ले के लिए। उसके बाद बात करता हूँ हाइड्रोफोबिक सीमेंट की। इसके लिए IAS कोड है 8043 और उसके बाद है लोहित पोर्टलैंड सीमेंट। लोहित पोर्टलैंड सीमेंट में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे इसका कोड याद रखना है IAS 12600। ठीक है, ये दोनों 53 ग्रेड के साथ कोरिलेट करता है इसका कोड। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं इसको। और लोहित सीमेंट में क्या करता है, C3 अमाउंट को तो कम कर देते हैं हम। ठीक है, और C2S को इंक्रीज कर देते हैं। इससे इसका क्या करता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मेरी स्लो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मेरी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसका मुझे कोड याद रखना 12330। ठीक है, इसके बाद है मेरा क्लोज 5.1.1। इसके अंदर क्या है, जो मेरी लो हाइट पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है, उसका केवल यूज़ मुझे स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ करना है विद रिग्रेट टू रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ठीक है, इसका मैं कोड बता चुका हूँ, वो मेरा 12600 जो कि 53 ग्रेड के कोरिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लोज है 5.1.2। इसके अंदर क्या है, हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में एक कोड है, मुझे इसका कोड याद रखना है IAS 6452। ठीक है, और इसका खाली यूज़ जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है, इसका यूज़ खाली इंजीनियर इंचार्ज के अप्रूवल के बाद ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5.2 मिनरल एडमिक्सचर्स की। इसमें सबसे पहले है मेरा पोज़ोलाना। पोज़ोलाना की बात करूँ तो पोज़ोलाना मेरा एक एडमिक्सचर है जिसकी खुद की कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये सीमेंट में यूज़ होता है। ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी कैसे गेन करता है, ये लाइम और वाटर के साथ ऐड होता है। ठीक है, लाइम प्लस वाटर के साथ ऐड होके ये अपनी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बना लेता है। ठीक है, उसके अंदर ये पोज़ोलाना क्या है, पोज़ोलाना भी 2 टाइप्स के होते हैं मेरे, नेचुरल और
आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल में बात करता हूँ तो मेरा पहला है फ्लाई एश, ठीक है, इसको हम PFA भी बोलते हैं, पोलराइज्ड फ्यूल एश। अब ये फ्लाई एश का मुझे याद रखना है खाली इसका कोड, IS कोड होता है इसका 3812, और इसके साथ याद रखनी है ग्रेड 1। IS 3812 की बात करूँ तो इसके अंदर भी 2 ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1 होती है और ग्रेड 2 होती है, ठीक है। ग्रेड 1 है वही खाली मेरी अलाउ करती है सीमेंट इन कंक्रीट को, ठीक है। जो मेरी ग्रेड 2 होती है वो अलाउ नहीं करती है। उसके बाद मैं बात करूँगा सिलिका फ्यूम्स की। सिलिका फ्यूम्स में मुझे याद रखना है कि ये कैसे बनता है, ठीक है। सिलिका फ्यूम्स एक एडमिक्सचर है जो कि पोज़ोलाना है कि, ठीक है। अब सिलिका फ्यूम क्या होता है, एक मेरा बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक सिलिकन्स और फेरोसिलिकन्स, इनका एक बायो प्रोडक्ट होता है जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, ठीक है। इसको हम खाली यूज़ करते हैं 5 to 10%, यही इसमें पूरे में लिखा है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग लिखी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राइस हस्क एश की। राइस हस्क एश क्या होती है, जो कि मेरी चावल के निकलती है, ठीक है। अब मैं राइस हस्क मैन्युफैक्चर होता है राइस हस्क के, ठीक है, ये हमें चावल से मिलता है। इसको हम जब सिलिका के साथ ऐड करके और एक कंट्रोल टेम्परेचर अप्रोक्स 700 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं, जिससे मेरा एक एमोर्फस मटेरियल तैयार होता है, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर होता है। तो हम उससे क्या करते हैं, राइस हस्क एश प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका हम अपनी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस और यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मेटाकाइलोन मिनरल्स की, ठीक है। ये मेटाकाइलोन क्या है, ये मेरा क्या है, क्ले मिनरल्स है जिसको हम सोइल में पढ़ते हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, काओलिनाइट नामक क्ले होती है जिसको हम क्या करते हैं, एक 650 to 780 डिग्री सेल्सियस पर कैल्सिनेशन करती है, ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, इसको क्लिंकर बना लेते हैं, फिर इसको हम ग्राइंडिंग करते हैं, तब तक इसकी फाइनेंस है जो 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम नहीं हो जाती, ठीक है। इस फाइनेंस पर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसी फाइनेंस को इसका नाम देते हैं हम मेटाकाइलोन एडमिक्सचर, ठीक है। ये जो मेरा एडमिक्सचर होता है ये हमें हाई पोज़ोलिनिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं GGBS की। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। इसके लिए जो मेरा IS कोड है वो है 12089। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें आयरन ओर को हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं आयरन ओर की 1400 to 1600 टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। फिर उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, तब तक उसकी फाइनेंस हमें 3000 to 5000 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम नहीं हो जाती, ठीक है। तब उस बाय प्रोडक्ट को हम बोलते हैं GGBS। मटेरियल के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं 5.3 एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स का हमें पता है, एग्रीगेट्स हमारे कंक्रीट का 3/4 वॉल्यूम होता है, अप्रोक्स 70 to 80%, ठीक है। अब इस क्लोज में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्लोज मेरा जो 5.3.1, इसके अंदर दिया गया है कि हम एग्रीगेट्स के रूप में स्लैग और कस्ट और बर्न ब्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन गिवन है कि उसमें ना मेरे जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं लाइक 5% ऑफ सल्फेट्स SO3, ठीक है, ये 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 10% ऑफ देयर ओवर मास ऑफ वाटर, ठीक है। 10% से ज़्यादा वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्लोज 5.3.2 की। इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि मेरे जो हैवी वेट एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, यूनिट वेट के बेस पे हम एग्रीगेट को डिवाइड करते हैं, लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट में, ठीक है। इसके अंदर बोला गया कि हम हैवी वेट एग्रीगेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और लाइट वेट एग्रीगेट को भी अपने कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे यूज होंगे, वो केवल अप्रूवल के बाद होंगे, इंजीनियर इंचार्ज के अप्रूवल के बाद। और मेरा एग्रीगेट्स के लिए कोड यूज होता है IS 383, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लोज की बात करता हूँ 5.3.3 की। इसके अंदर क्या गिवन है, साइज ऑफ एग्रीगेट्स। इसके अंदर बताया गया कि मेरा जो फॉर मोस्टली वर्क है उसके लिए मैं 20 mm साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे मेरी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है तो वहाँ पे मैं साइज़ मोस्टली कौन सा 40 mm का डायमीटर का साइज़ यूज़ करता हूँ
एग्रीगेट्स का। और इसके अंदर एक और बात है, जब मैं थिन सेक्शंस, ठीक है, जब थिन सेक्शन का यूज़ करता हूँ उसके लिए मैं 10 mm तक का डायमीटर भी, नॉमिनल डायमीटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा क्लोज है 5.3.3.1, ठीक है। ये मेरा हैवी रेनफोर्समेंट कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि मैं इसके अंदर एग्रीगेट का साइज़ क्या यूज़ करूँगा। इसके लिए एग्रीगेट के लिए कंडीशन दी गई है, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन दी गई है, इनमें जो 2 में जो मिनिमम होगा मैं उसी साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करूँगा। पहली कंडीशन मेरी ये है कि मैं जो भी रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहा हूँ उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उससे हम 5 mm माइनस करेंगे। एक तो वैल्यू वो आएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी मैं क्लियर कवर यूज़ कर रहा हूँ, मेरी रेनफोर्समेंट है, उसके बाद जो भी क्लियर कवर यूज़ कर रहा हूँ उससे मैं 5 mm माइनस करूँगा, ठीक है। एक वैल्यू वहाँ से आएगी। इन दोनों वैल्यू से जो भी मेरा मिनिमम होगा, ठीक है, वो वाली वैल्यू मैं एग्रीगेट्स की यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फ्लो जो 5.3.4, इसके अंदर क्या दिया गया है, ये बोलता है कि जो मेरे कोर्स और फाइन एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, इसके लिए कोड मैंने बता दिया। इसके लिए IS कोड होता है IS 383, ठीक है। जो भी मैं कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट यूज़ करता हूँ उसके लिए जो मेरी फाइन कोर्स एग्रीगेट है उन दोनों की बैचिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। ये बैचिंग मेरी बाय वेट भी हो सकती है और बाय वॉल्यूम भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके आगे बात करता हूँ, ऑल इन एग्रीगेट होते हैं जो मेरे, वो खाली वहीं पे यूज़ होंगे जहाँ पे मैं इंजीनियर इंचार्ज उनको अलाउ करेगा, ठीक है। इसके अंदर खाली मुझे याद रखना है IS 383 कोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वाटर की। जो भी मेरा कंक्रीट के लिए वाटर यूज़ करता हूँ वो शुड भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अब वाटर किस लिए यूज़ करता हूँ, मिक्सिंग पर्पज़ के लिए और क्यूरिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब IS 456 कोड बोलता है जो मेरा कोड पोर्टेबल वाटर होता है वही मेरा क्या है, कंक्रीटिंग के लिए यूज़ होगा। और जो भी डेलेटीरियस मटेरियल है, ठीक है, वो भी, उनकी भी एब्सेंस होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या है, जो ऑयल्स हैं, एसिड है, एल्कलीज है, साल्ट्स हैं, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी कुछ है वो एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पोर्टेबल वाटर इज जनरली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर द मिक्सिंग कंक्रीट। हम बेसिकली जो IS 456 रिकमेंड करता है वो होता है मेरा पोर्टेबल वाटर मिक्सिंग के लिए, ठीक है। अब कंसंट्रेशन के लिए एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दे रखी है। जो भी मैं वाटर सैंपल लेता हूँ उसको कंसंट्रेट करने के लिए मेरे पास लिमिट्स गिवन है जो कि मेरा कोड फॉलो करती है IS 3025, ठीक है। इसके अंदर मेरी कंसंट्रेशन लिमिट दे रखी है जो कि मेरी फर्स्ट कंडीशन है। उसके अंदर क्या दे रखा है कि 100 सैंपल ऑफ वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज़ करना है उसके अंदर मेरा 0.02 कंसंट्रेशन का जो NaOH एसिड होगा, ठीक है, सॉरी बेस होगा, जो NaOH बेस होगा उसके अमाउंट शुड नॉट मोर देन 5 ml होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेरी सेकंड कंडीशन है उसके अंदर क्या दिया है कि 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरी जो H2SO4 है, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.02% और उसकी भी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 25 ml, ठीक है। ये मुझे याद रखनी है। उसके बाद मेरा क्लोज है 5.4.1। अब इसके अंदर क्या गिवन है, अगर मेरे जो भी वाटर सैंपल है, ठीक है, अगर वो वाटर सैंपल मेरे जो ऊपर दिए गए केमिकल टेस्ट से जो अनसर्टेन डाटा देती है तो उसके बाद जो ये IS कोड प्रेफरेंस देता है टेस्टिंग के लिए वो मेरे टेस्ट होते हैं, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का और दूसरा होता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट का, ठीक है। और जो भी वाटर मैं अपना मिक्सिंग के लिए, क्यूरिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ, मेरा नेक्स्ट क्लोज क्या बोलता है 5.4.1.1 कि जो भी वाटर मैं मिक्सिंग और क्यूरिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, वही सेम वाटर मुझे सैंपल के लिए लेना है, ठीक है। और जो भी उसका जो ड्रम होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर मुझे टेस्टिंग के लिए वाटर लेना होता है, वो भी मुझे उसी वाटर के सैंपल के साथ ही वॉश करना है, ना कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ठीक है। इसके अंदर यही लिखा हुआ है द सैंपल शैल बी स्टोर्ड इन ए क्लीन कंटेनर प्रीवियसली रिंस्ड आउट विद अ सिमिलर वाटर, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 5.4.1.2। इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर गिवन है कि एवरेज जो, अब मैंने ऊपर बताया था कि अगर मेरी केमिकल टेस्टिंग से अनसर्टेन डाटा मिलता है तो उसके बाद मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अब ये बात है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या करूँगा, मैं 3 सैंपल बनाऊँगा, ठीक है। 3 क्यूब तो बनाऊँगा मैं अपने सेम वाटर के, ठीक है, जो भी मुझे ट्रीटमेंट करना है उसी वाटर सैंपल के साथ। और दूसरे में सेम अमाउंट के सैंपल बनाऊँगा, जो कि सैंपल बनाता हूँ मैं 150 mm क्यूब के, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सेम ही क्यूब बनाऊंगा मैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ और दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपेयर करूंगा। अब इससे जो रिजल्ट आएगा ये मेरा
जो सेम सेंटर वाटर सैंपल का है और ये मेरा है डिस्टिल्ड वाटर का, ठीक है। अब जो सेम वाटर सैंपल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ डिस्टिल्ड वाटर की करेक्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो मेरा आई एस कोड होता है वो होता है 516, ये मुझे याद रखना है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 5.4.1.3। इसके अंदर क्या दिया गया है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम से रिलेटेड है। इसमें भी ऐसा ही है, इनिशियल सेटिंग टाइम में बेसिकली विकेट पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ, ठीक है। अब जो भी मैं मटेरियल तैयार करूँगा, सैंपल तैयार करूँगा, जो पहले सैंपल तैयार करूँगा वो भी मैं सेम वाटर सैंपल से बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो वो कंक्रीट तैयार करूँगा वो मैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ बनाऊंगा, ठीक है। अब इससे जो मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम आएगा, ठीक है, वो क्या कोड क्या बोलता है, वो मेरा 30 मिनट बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अब उसमें IS4 इनके लिए कंडीशन देता है ±30 मिनट की, ठीक है, ±30 मिनट कोरिलेट कर सकता है जो मेरा वाटर सैंपल मैं यूज़ करने वाला हूँ और जो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। उसके बाद pH वैल्यू है मेरे पास, pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6। नेक्स्ट क्लोज है मेरा 5.4.3, ये है मेरा सी वाटर के ऊपर। बेसिकली एक सीधी सी चीज़ है कि सी वाटर तो मुझे ना ही क्यूरिंग के लिए यूज़ करना, ना ही मिक्सिंग के लिए यूज़ करना, ठीक है। इसके बाद अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि सी वाटर यूज़ कर रहा है, सी वाटर को मैं यूज़ खाली PCC के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। RCC में मैं सी वाटर का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे कोरोजन होता है, ठीक है। इसके बाद मेरी IS456 ने परमिसिबल लिमिट दी है सॉलिड्स के लिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट बात करता हूँ ऑर्गेनिक की। इसके लिए मुझे IS कोड याद रखना है। एक तो IS3025, इसके लिए अलग अलग पार्ट है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के मेरे लिए पार्ट है 18, और जो सल्फेट्स है इसके लिए पार्ट है मेरा 24, और क्लोराइड्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ पार्ट 32। इसके बाद मेरा एक सस्पेंडेड मैटर है, इसके लिए पार्ट होता है मेरा पार्ट 17। इसमें मुझे इसकी परमिसिबल लिमिट याद रखनी है कि IS3025 के रिगार्डिंग ऑर्गेनिक मैटर के लिए है मेरा 200 मिलीग्राम पर लीटर, और इनऑर्गेनिक के लिए है मेरा 3000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फेट्स के लिए मेरा 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स के लिए मेरे पास 2 लिमिट्स गिवन है, ठीक है। एक है मेरी PCC के लिए, एक है RCC के लिए, ठीक है। एक PCC के लिए है मेरा 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और RCC के लिए है मेरा 500 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद सस्पेंडेड मैटर की मेरे लिए लिमिट गिवन है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इस वीडियो में बात करूँगा यहीं तक, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और RCC और इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। थैंक यू।